आज हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक और एक हद तक हमारी मान्यताओं को चुनौती लेने वाले लेख पर बात कर रहे हैं। हाँ, और ये लेख लिखा है मंगेश बनीबाई काशीराम रिपाण जी ने। जी। और हमारा आज का जो मिशन है वो ये समझना है कि लेखक के अनुसार भारतीय शिक्षा प्रणाली के भीतर औपनिवेशिक मानसिकता या जिसे हम कॉलोनियल माइंडसेट कहते हैं वो कैसे एक अदृश्य ढांचे की तरह काम कर रही है। बिल्कुल, और उनके तर्कों के आधार पर इस पूरी संरचना को जड़ से बदलने की आवश्यकता क्यों है। पर चर्चा की गहराई में उतरने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इस विषय में इतिहास, समाज और कई तरह के वैचारिक दृष्टिकोण आपस में टकराते हैं। सही बात है। तो हमारे इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य किसी खास विचारधारा का झंडा उठाना या किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमारा लक्ष्य केवल उन विचारों और तर्कों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है जो मूल स्रोत में दिए गए हैं। हम बस एक एनालिटिकल लेंस से चीजों को देख रहे हैं। बिल्कुल। मेरा काम यहाँ बस सवाल पूछना और इस विषय को समझना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेखक मंगेश रिपाण जब हमारी शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हैं तो वे अपनी बात कहाँ से शुरू करते हैं? मतलब उन्हें सिस्टम के डिजाइन में सबसे बड़ी खामी क्या नजर आती है? देखिए, वह सबसे पहले उस चीज पर उंगली रखते हैं जिससे हर बच्चा स्कूल में रोज टकराता है, हमारा पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। किताबें। हाँ, लेखक का पहला बड़ा तर्क ये है कि हमारी किताबों के पन्नों पर असल में कब्जा किसका है। जब आप उस सामग्री का गहराई से विश्लेषण करते हैं ना, जो छात्रों को दशकों से पढ़ाई जा रही है, तो लेखक ये पाते हैं कि उसमें विदेशी इतिहास, विदेशी भूगोल और विदेशी साहित्य को एक असामान्य और कह सकते हैं कि एक अस्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। एक मिनट, लेकिन जरा रुकिए। क्या शिक्षा का मूल उद्देश्य ही ये नहीं है कि वो हमें ग्लोबल नजरिया दे? ये सवाल अक्सर उठता है। मतलब अगर हम एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में रह रहे हैं जहां अर्थव्यवस्थाएं और संस्कृतियां आपस में जुड़ी हुई हैं, तो विदेशी भूगोल या बाहरी दुनिया के बारे में विस्तार से पढ़ना एक समस्या कैसे हो सकती है? क्या कुएं का मेंढक बने रहना बेहतर है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और अक्सर यही तर्क देकर इस पाठ्यक्रम का बचाव भी किया जाता है। लेकिन देखिए, लेखक यहाँ बाहरी दुनिया को जानने का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर समस्या कहाँ है? वो असंतुलन की बात कर रहे हैं। समस्या ग्लोबल नजरिया अपनाने में नहीं है। समस्या ये है कि उस ग्लोबल नजरिए को अपनाने की कीमत क्या चुकाई जा रही है। मतलब हम अपना क्या खो रहे हैं? बिल्कुल। अगर एक बच्चे को फ्रांसीसी क्रांति के कारण और उसके परिणाम तो रटे हुए हैं, लेकिन उसे अपने ही क्षेत्र के किसी बड़े किसान विद्रोह या स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में एक पैराग्राफ तक नहीं पढ़ाया गया है, तो ये ग्लोबल शिक्षा नहीं है, ये एक सांस्कृतिक विस्थापन है। ओह, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, लेखक का मुख्य बिंदु यही है कि विदेशी सामग्री को जगह देने की इस होड़ में भारतीय ज्ञान, विज्ञान और स्थानीय संस्कृति को सिलेबस में हाशिए पर धकेल दिया गया है या पूरी तरह से गायब ही कर दिया गया है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी इंसान को अपने ही घर के कमरों के बारे में कुछ ना पता हो, लेकिन वो किसी विदेशी के घर का पूरा नक्शा याद करके बैठा हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है। मतलब अगर आप अपने शहर की नदियों को नहीं जानते, लेकिन आपको अमेज़न नदी की लंबाई एकदम रटी हुई है, तो ये ज्ञान थोड़ा खोखला महसूस होता है। बिल्कुल। और इस खोखलेपन का ना एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। वो कैसे? देखिए, जब एक 10 या 12 साल का बच्चा ऐसी शिक्षा प्रणाली से गुजरता है जहां उसकी किताबों में उसके आसपास की दुनिया, उसके अपने साहित्य और उसकी अपनी संस्कृति की बजाय किसी दूर देश के संस्कृति को ज्यादा विस्तार और सम्मान के साथ पेश किया जाता है, तो उसके दिमाग में चुपचाप एक पदानुक्रम, एक हायरार्की सेट हो जाती है। हायरार्की यानी वो चीजों को ऊंच नीच के तराजू पर तौलने लगता है। हाँ, एकदम सही। अब चेतन रूप से वो बच्चा ये मान लेता है कि जो कुछ भी पश्चिम का है या बाहर का है, वो स्वाभाविक रूप से अधिक महत्वपूर्ण, अधिक उन्नत और अधिक वैज्ञानिक है। और जो उसका अपना है वो शायद उतना मूल्यवान नहीं है, और शायद इसीलिए उसे स्कूल के उन भारी भरकम किताबों में जगह नहीं मिली। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो अनुपस्थित है, जो किताबों में नहीं लिखा गया है, उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। बिल्कुल। बच्चे ये डिकोड कर लेते हैं कि किसे महत्व दिया जा रहा है और किसे नहीं। हाँ, वो बिना कहे सब समझ जाते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। अगर हम भूगोल और साहित्य से आगे बढ़कर इतिहास की तरफ आएं, तो क्या ये हायरार्की वहां भी दिखती है? इतिहास में
इतिहास में तो ये और भी ज्यादा स्पष्ट है। क्योंकि देखिए, अगर भूगोल ये तय करता है कि हम दुनिया में भौतिक रूप से कहाँ खड़े हैं, तो इतिहास तो ये तय करता है कि हम मानसिक रूप से कितने सक्षम हैं। इतिहास तो हमारी क्षमताओं का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड होता है ना। तो इस पे लेखक का क्या कहना है? इतिहास के मामले में लेखक का विश्लेषण और भी ज्यादा तीखा हो जाता है। उनके अनुसार हमारी पाठ्य पुस्तकों ने इतिहास को जिस तरह से क्यूरेट किया है, जिस तरह से उसे परोसा है, वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक रहा है। अच्छा। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इतिहास में मुख्य रूप से केवल आक्रमणकारियों का महिमा मंडन किया गया है। मैं यहाँ थोड़ा स्पष्टीकरण चाहूंगी। जब आप कहते हैं आक्रमणकारियों का महिमा मंडन, तो इसका असल में क्या मतलब है? क्या किताबें सीधे तौर पर उन्हें महान कहती हैं या बात कुछ और है? इसका मतलब है कि पाठ्यक्रम का जो फोकस है वो किस पर है। लेखक का तर्क है कि जिन ताकतों ने बाहर से आकर इस भूमि पर आक्रमण किया, सत्ता पर कब्जा किया, उनके जीवन, उनके प्रशासन के तरीके, उनकी रणनीतियों और उनकी जीतों पर किताबों में पूरे पूरे अध्याय समर्पित किए गए हैं। मतलब उनका पूरा गुणगान किया गया है। हाँ, उन्हें एक सभ्यता लाने वाले या बेहतरीन प्रशासक के रूप में एक बहुत ही सूक्ष्म और सकारात्मक रोशनी में पढ़ाया गया है। इसके ठीक विपरीत भारत का जो वास्तविक इतिहास है, जो हमारा अपना संघर्ष है, बिल्कुल, जो यहाँ के मूल निवासियों का संघर्ष है, कला और विज्ञान में उनकी जो उपलब्धियां हैं, और सबसे महत्वपूर्ण विदेशी ताकतों के खिलाफ उनकी जो प्रतिरोध क्षमता रही है, उसे या तो केवल फुटनोट्स में जगह मिली है या जानबूझकर इतिहास के पन्नों से दबा दिया गया है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। बताइए। हम अक्सर कहते हैं कि इतिहास तो बस अतीत है। क्या किताबों में सिर्फ कुछ कहानियों, कुछ तारीखों या राजाओं के नामों के होने से किसी पूरे समाज की मानसिकता इतनी बदल सकती है कि वो खुद को हीन समझने लगे? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। मतलब क्या ये सिर्फ एक एकेडमिक बहस नहीं है? एक 10वीं क्लास का बच्चा तो एग्जाम देकर इतिहास भूल जाता है ना, तो ये पीढ़ियों तक चलने वाली मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसे बन जाती है? देखिए, ये शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हमें लगता है कि बच्चे इतिहास सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हैं। हाँ, नंबर लाने के लिए। लेकिन असल में जब एक बच्चा स्कूल में इतिहास पढ़ रहा होता है ना, तो वो अनजाने में अपने लिए हीरो और विलन की तलाश कर रहा होता है। वो अपने समाज की क्षमता, अपनी जाति या अपने देश की ताकत को उन पन्नों में मापता है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इतिहास वो दर्पण है जिसमें कोई भी समाज अपना चेहरा देखता है। अगर उस दर्पण में आपको हमेशा अपना चेहरा हारा हुआ, कमजोर या शासित ही दिखाई दे तो क्या होगा? तो अगर पाठ्यक्रम लगातार ये नैरेटिव बनाता है कि इस देश पर हमेशा बाहर के लोगों ने ही राज किया, वही हमेशा बेहतर और सभ्य प्रशासक थे और स्थानीय लोग हमेशा उनके अधीन रहे, तो इसका मतलब है कि हम बच्चों के दिमाग में ये फीड कर रहे हैं कि उनकी स्वाभाविक स्थिति ही शासित होने की है, यानी रूल किए जाने की है। बिल्कुल, यही लेखक का सबसे बड़ा तर्क है। ये सिर्फ जानकारी का अभाव नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी और सुनियोजित मनोवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग है। सही बात है। लेखक का स्पष्ट मानना है कि इस तरह के नैरेटिव का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से में अपने ही अतीत को लेकर एक हीन भावना, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया है। और जब आप बचपन से ही ये पढ़ते हैं कि आपके पूर्वज हमेशा हारते रहे या उन्होंने दुनिया को कुछ खास नहीं दिया, तो आप अपनी पहचान पर गर्व कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जो लोग ये विश्लेषण सुन रहे हैं, अगर वे अपने खुद के स्कूल के दिनों को याद करें, तो शायद उन्हें ये बात गहराई से समझ आए। मतलब आप 8वीं या 9वीं कक्षा में कितने भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बता सकते थे और कितने पश्चिमी वैज्ञानिकों के? बहुत बड़ा अंतर मिलेगा आपको। हाँ, ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे इस अदृश्य वास्तुकला ने हमारे आत्मविश्वास को आकार दिया है। शिक्षा ने हमें मुक्ति देने के बजाय इस हीन भावना को एक तरह से संस्थागत कर दिया है, उसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। उसकी किताबों तक सीमित नहीं रहती, वो जीवन में आ जाती है। बिल्कुल, वो आपके रोजमर्रा के जीवन में झलकने लगती है। वो आपकी भाषा में, आपके पहनावे के चुनाव में, यहाँ तक कि आपके कॉर्पोरेट कल्चर में भी दिखने लगती है। आप बस ये मान लेते हैं कि पश्चिम का कोई भी विचार स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ है और कोई भी स्थानीय विचार पिछड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक डायग्नोसिस है। अगर ये औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली इतनी गहराई तक हमारे दिमाग में पैठ कर चुकी है, तो जाहिर है कि इसके उपाय भी उतने ही गहरे होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो लेखक मंगेश रेपाल इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या रास्ता सुझाते हैं? क्या ये सिर्फ किताबों के पन्ने बदलने और कुछ नए चैप्टर्स जोड़ने की बात है? नहीं, लेखक का समाधान सिर्फ कॉस्मेटिक बदलावों तक सीमित नहीं है। वे एक बहुत ही स्पष्ट दिशा दिखाते हैं और इसे वे 2 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं।
पहला कदम है नई पीढ़ी को उनके पूर्वजों के गौरव से फिर से परिचित कराना। तो इसका मतलब वही हुआ कि जो इतिहास दबा दिया गया था उसे वापस मुख्यधारा में लाना। हाँ, लेकिन सिर्फ बदला लेने की भावना से नहीं, अच्छा, तो फिर किस लिए? आत्मसम्मान के एक ठोस आधार के रूप में। देखिए, जब तक नई पीढ़ी ये नहीं जानेगी कि उनके पूर्वजों ने दर्शन में, खगोल विज्ञान में, वास्तुकला में या प्रतिरोध में क्या असाधारण काम किए हैं, तब तक वे उस थोपी गई हीन भावना से बाहर आ ही नहीं सकते। सही बात है। एक मजबूत समाज के निर्माण के लिए उसकी जड़ों में गर्व का होना पहली शर्त है। ये तो वैचारिक स्तर की बात हो गई, लेकिन क्या किसी को सिर्फ उसकी शानदार अतीत की कहानियां सुना देने से उसका वर्तमान सुधर जाएगा? ये एक प्रैक्टिकल सवाल है। मतलब आज के समय में जब शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़कर देखा जाता है, जॉब्स की बात होती है, तो क्या सिर्फ गर्व महसूस करना काफी है? बहुत ही उम्दा सवाल है, और लेखक भी इस बात को बखूबी समझते हैं। इसीलिए उनका जो दूसरा समाधान है वो पूरी तरह से व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल है। वो क्या है? वे स्पष्ट करते हैं कि यह बदलाव केवल किताबी ज्ञान तक नहीं रुकना चाहिए। उनका एक बहुत ही साहसिक सुझाव है कि स्थानीय कृषि यानी लोकल फार्मिंग जैसी व्यावहारिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य और अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए। अरे एक मिनट, खेती? हाँ, खेती। अचानक से शिक्षा के इस वैचारिक विमर्श में कृषि कहाँ से आ गई? क्या उनका मतलब है कि अब स्कूलों में सबको किसान बनाया जाए? ये तो बहुत ही अलग दिशा लग रही है। पहली नज़र में यह अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप औपनिवेशिक शिक्षा के असली मकसद को समझे ना, तो यह सुझाव बहुत ही तर्कसंगत लगता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अंग्रेजों ने जो शिक्षा प्रणाली बनाई थी, उसका मुख्य उद्देश्य ऐसे लोग तैयार करना था जो कागजों पर काम कर सकें, जो उनके प्रशासन के लिए अच्छे क्लर्क बन सकें। बाबू लोग। बिल्कुल। इस सिस्टम ने शारीरिक श्रम को हमेशा मानसिक श्रम से नीचा दिखाया। इसने व्यक्ति को उसकी अपनी वास्तविकता, उसकी अपनी मिट्टी और उसके अपने परिवेश से पूरी तरह से काट दिया। अच्छा, तो ये सिर्फ विदेशी इतिहास हटाकर भारतीय इतिहास रटने के बारे में नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये रटंत विद्या से बाहर निकलकर असल में अपने हाथों को मिट्टी में सानने और व्यावहारिक रूप से अपनी जड़ों से जुड़ने की बात है। एकदम सटीक। हाथों को मिट्टी में सानना, यही वो बदलाव है जो ये सिस्टम चाहता है। स्थानीय कृषि सिर्फ बीज बोने और फसल काटने की तकनीक नहीं है। तो और क्या है? जब एक छात्र खेती के बारे में पढ़ता है और उसे करता है, तो वो अपने स्थानीय मौसम को समझता है, मिट्टी की प्रकृति को जानता है, अपनी जमीन से कटने के बजाय उससे जुड़ता है, और सबसे बड़ी बात, ता यानी कंज्यूमर से बदलकर एक निर्माता यानी प्रोड्यूसर बनता है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब हमने शिक्षा की परिभाषा को सिर्फ क्लासरूम की चारदीवारी, व्हाइट बोर्ड और कुछ असाइनमेंट जमा करने तक सीमित कर दिया है। हाँ, जो कि बहुत ही संकीर्ण है। जबकि खेती एक ऐसा काम है जो आपको सीधे जमीन से जोड़ता है। ये आपको सिखाता है कि चीजें असल दुनिया में कैसे काम करती हैं। और लेखक इसी अलगाव को खत्म करना चाहते हैं। उनका मानना है कि जब व्यवहारिक शिक्षा जैसे कि स्थानीय कृषि को महत्व दिया जाएगा, तो छात्रों के अंदर श्रम का सम्मान पैदा होगा। जो मेहनत का काम है उसकी इज्जत बढ़ेगी। बिल्कुल। जो लोग सदियों से हाथों से काम करते आए हैं, उनके प्रति समाज का नजरिया बदलेगा। पूर्वजों का गौरव आपको मानसिक रूप से मजबूत करेगा और व्यवहारिक शिक्षा आपको अपनी जमीन पर मजबूती से खड़ा रखेगी। ये दोनों मिलकर उस हीन भावना का सबसे सटीक इलाज है। अगर मैं इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखूं, तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक नया सिलेबस बनाने की बात नहीं हो रही है। नहीं, ये बहुत बड़ा विजन है। ये एक इंसान के सोचने के तरीके को पूरी तरह से रीवायर करने की बात है। मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर जड़ों की ओर वापसी। अब सवाल ये उठता है कि इन सारे व्यवहारिक सुझावों और इतिहास को सही करने की बातों को अगर हम एक फ्रेम में रख के देखें, तो लेखक का अंतिम लक्ष्य क्या है? वे शिक्षा के जरिए किस तरह के भारत की कल्पना कर रहे हैं? लेखक का अंतिम आह्वान बहुत ही स्पष्ट है और ये एक व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है। वे कहते हैं कि शिक्षा को सिर्फ नौकरी पाने, पैसे कमाने या एक डिग्री हासिल करने की मशीन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। उनके अनुसार शिक्षा को एक ऐसा सशक्त माध्यम बनना चाहिए जिससे गुलामी के प्रतीकों को पूरी तरह से मिटाया जा सके। जब वे गुलामी के प्रतीक कहते हैं, तो क्या इसका मतलब पुराने स्मारकों, इमारतों या सड़कों के नाम बदलने से है? क्योंकि अक्सर विमर्श वहीं आकर रुक जाता है। नहीं, उनका इशारा उस सतही बदलाव से कहीं ज्यादा गहरा है। भौतिक प्रतीक तो सिर्फ हिमखंड का सिरा है।
टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। अच्छा, तो असली प्रतीक क्या है? असली गुलामी के प्रतीक तो वे मानक हैं, वे मापदंड हैं जो हमारे दिमाग में गहराई से बैठा दिए गए हैं। उदाहरण के लिए ये मानना कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना ही बुद्धिमत्ता और सफलता की एकमात्र निशानी है। ये तो हमारे समाज में बहुत गहराई तक बसा है। बिल्कुल। या ये मानना कि पश्चिमी विकास का मॉडल ही पूरी दुनिया के लिए एकमात्र सही मॉडल है, या फिर डेस्क पर बैठकर काम करना हाथों से काम करने से ज्यादा सम्मानजनक है, ये सभी गुलामी के ही मानसिक प्रतीक हैं। इसका मतलब है कि असली जंजीरें हमारे दिमाग में है, हमारे पैरों में नहीं। एकदम सही। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ दें, तो लेखक के अनुसार शिक्षा का असली काम समाज को उन मानसिक बेड़ियों से आजाद करना है। यही इस पूरे लेख का सार है। इस पूरी प्रक्रिया का पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान को वापस लाने का और व्यावहारिक शिक्षा को शामिल करने का अंतिम लक्ष्य एक आत्मनिर्भर और गर्वित भारत का निर्माण करना है। एक सेल्फ रिलायंट इंडिया। हाँ, एक ऐसा देश जो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी पश्चिमी मॉडल की तरफ ना देखे, बल्कि अपनी खुद की समझ और अपने संसाधनों को उपयोग करे, जो अपनी पहचान को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हों। ये वाकई में शिक्षा के उद्देश्य की एक बहुत बड़ी और गहरी पुनर्कल्पना है, जहां शिक्षा सिर्फ एक व्यक्ति के करियर के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि वो एक पूरी सभ्यता के स्वाभिमान को वापस लाने का टूल बन गई है। और यही वो चीज है जो इस लेख को इतना प्रासंगिक बनाती है। ये हर उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है जो आज इस शिक्षा प्रणाली का हिस्सा है, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो या नीति निर्माता। ये सवाल उठाता है कि हम जो कुछ भी पढ़ और पढ़ा रहे हैं, क्या वो हमें मानसिक रूप से आजाद कर रहा है, या वो अनजाने में हमें किसी और की वैचारिक वास्तुकला का हिस्सा बना रहा है। इस चर्चा ने सच में कई ऐसी परतें खोल दी हैं जिन पर हम शायद रोजमर्रा की भागदौड़ में ध्यान ही नहीं देते। चलिए आज के इस विस्तृत विश्लेषण के सफर को संक्षेप में समेटते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे लेखक मंगेश रेपाल ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान पाठ्यक्रम में विदेशी इतिहास और भूगोल का महिमा मंडन करके और भारतीय ज्ञान को हटाकर एक ऐसी अदृश्य वास्तुकला तैयार की गई है जिसने हमें हमारी ही जड़ों से काट दिया है। और हमने ये समझा कि कैसे इतिहास में आक्रमणकारियों को नायक बनाने से समाज में एक गहरी और स्थायी हीन भावना पैदा हुई है। हाँ, एक ऐसी हीन भावना जो हमें खुद पर गर्व करने से रोकती है। और इसके समाधान के रूप में हमने लेखक के उस विजन पर बात की जो केवल अतीत के पन्नों को बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्वजों के गौरव को फिर से स्थापित करने के साथ साथ स्थानीय कृषि जैसी व्यवहारिक शिक्षा को अपनाना इसका एक बड़ा हिस्सा है। ये सफर खोखले किताबी ज्ञान को छोड़कर एक आत्मनिर्भर और गर्वित देश की नींव रखने के बारे में है। एक ऐसी नींव जो किसी विदेशी डिजाइन पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की मिट्टी, अपनी खुद की संस्कृति और अपनी खुद की समझ पर मजबूती से खड़ी हो। बिल्कुल। शुरुआत में हमने जो उस घर के नक्शे की बात की थी, लगता है लेखक हमें अपना खुद का नक्शा फिर से बनाने और उस घर में अपनी खुद की खिड़कियां खोलने का रास्ता दिखा रहे हैं। सही कहा। अब इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा के बाद एक ऐसा विचार है जो लगातार दिमाग में घूम रहा है। ये सोचने वाली बात है कि अगर शिक्षा ही हमारे यथार्थ को, हमारी रियलिटी को आकार देती है, तो जरा कल्पना कीजिए भविष्य की। जब एक पूरी नई पीढ़ी केवल अपनी स्थानीय जड़ों और अपनी संस्कृति के मजबूत लेंसेज दुनिया को देखना शुरू करेगी, तो भविष्य के उस समाज का वैश्विक दृष्टिकोण, उनका ग्लोबल पर्सपेक्टिव कैसा होगा? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या अपनी जड़ों से इतनी गहराई से जुड़ने के बाद वे दुनिया को समझने का एक बिल्कुल नया और अनूठा तरीका विकसित कर लेंगे? क्या वे उस घर में रहते हुए, जिसकी वास्तुकला पूरी तरह से उनकी अपनी है, बाहर की दुनिया को एक नए, अधिक आत्मविश्वास भरे और बराबरी के नजरिए से देख पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन ये हम सबके लिए सोचने का विषय है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।